हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बीजांड के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओव्यूल। पीछे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बीजांड की संरचना। तो इसमें हम आगे देखेंगे भी जो बीजांड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजांड अपने होते हैं 6 प्रकार के। बीजांड होते हैं अपने 6 प्रकार के। अब बीजांड की संरचना के आधार पर इसके को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो बीजांड होता है वो अपना होता है ऋजु बीजांड। पहला बीजांड कौन सा होता है भी? ऋजु बीजांड, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऋजु बीजांड के अंदर आप देखेंगे कि जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड की संरचना हमने कल पढ़ा है कि भी जो जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं वो भाग कौन सा कहलाता है? बीजांड द्वार। और नेक्स्ट अपने पढ़ा था बीजांड द्वार के नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अपना निभाग। क्या कहलाता है भी? निभाग। और निभाग से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अपना बीजांड वृंत। इन तीनों की स्थिति के आधार पर बीजांड को 6 भागों में क्या कर दिया जाता है? बांटा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो बीजांड है अपना ऋजु बीजांड, इसके अंदर क्या होता है कि जो बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृंत, ये एक क्या होते हैं? तीनों एक सीधी रेखा में क्या होते हैं? यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं। और मतलब जो बीजांड होता है वो अपने एकदम क्या होता है? स्ट्रेट होता है, मतलब पूरा पूरा एकदम क्या होता है? सीधा होता है। और इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं? ऋजु बीजांड कहते हैं। और जो ऋजु बीजांड है वो अपना पाया जाता है पोलिगोनेसी और पाइपेरेसी कुल के अंदर पाया जाता है। मतलब पोलिगोनेसी व पाइपेरेसी कुल के जो पादप होते हैं उसका जो अंडक होता है, उस अंडक के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर कौन से प्रकार का बीजांड पाया जाता है भी? ऋजु बीजांड, या इसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसके अंदर बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृंत तीनों ही क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। तो यह था अपना पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है अपना प्रतीप, या इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस। प्रतीप या एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि जो बीजांड होता है, जैसे कि आपने पीछे देखा है कि जो ऋजु बीजांड है, मान लीजिए बीजांड अपनी शुरुआती अवस्था में क्या था? एकदम सीधा था। और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बीजांड है वो 180 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है? घूम जाता है। जैसे कि हमने कल पीछे बात की थी भी, आप इसको इधर की तरफ भी बना सकते हो या इधर की तरफ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है? अपना 180 डिग्री पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। और 180 डिग्री पर घूमने के कारण जो बीजांड द्वार होता है वो किसके निकट आ जाता है? हाइलम के निकट। अब ये जो हाइलम वो क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि भी जो बीजांड है, जो बीजांड है वो बीजांड वृंत पर टिका रहता है। और बीजांड वृंत के ऊपर जहां से बीजांड टिका रहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है भाई, कल हमने इसको रेफी लिख लिया था, तो ये क्या होगा? हाइलम होगा। और जो रेफी होगा वो होता है कि जो बीजांड वृंत जिस स्थान से लगा हुआ रहता है, देखिए हमने कल संरचना देखी थी इस प्रकार से कि बीजांड वृंत जिस स्थान से लगा रहता है वहां पर एक उभारनुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। उभारनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम रेफी कहते हैं। ठीक है भी, उसे हम क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। और बीजांड वृंत अंडाशय के जिस स्थान से लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड आसन। बीजांड आसन। ठीक है भाई, कई पादपों के अंदर जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत जहां पर स्थित होता है उस पर क्या पाई जाती है? एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। और हाइलम वह भाग होता है जिस पर बीजांड वृंत से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अपना बीजांड द्वार है, जब बीजांड 180 डिग्री पर घूम गया तो जो बीजांड द्वार है वो किसके निकट आ गया भाई? हाइलम के निकट। तो ये अपना जो भाग है वो कौन सा है? हाइलम का है। ठीक है भाई, बीजांड द्वार किसके निकट आ गया? हाइलम के निकट। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है 82% जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट है उन सब प्लांट को अंदर, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो अधिकतर जो पादप है एंजियोस्पर्म के, उनके अंदर आपको कौन सा बीजांड देखने को मिलता है? प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस। ठीक है भाई, अधिकतर पादपों में पाया जाता है इस प्रकार का बीजांड। नेक्स्ट है अपना अर्ध प्रतीप। तीसरे प्रकार का अपना बीजांड है अर्ध प्रतीप बीजांड, या इसे हम कहते हैं हेमिनोट्रोपस। ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं हेमिनोट्रोपस। ये अपना तीसरे प्रकार का बीजांड। इसके अंदर क्या होता है कि जो बीजांड द्वार, निभाग एक दूसरे के क्या होते हैं? क्षैतिज में होते हैं। देखिए अपना क्या है? बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार। और इसके नीचे का जो भाग है, हमने क्या पढ़ा है कभी? बीजांड द्वार के नीचे का भाग कौन सा है? निभाग।
ये दोनों तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक क्षैतिज रेखा में दिखाई दे रहे हैं, और किसके समकोण पर स्थित है, बीजांड वृंत के समकोण पर क्या है, ये स्थित है। बीजांड वृंत की ये क्या है, समकोण पर स्थित है। तो ये था अपना तीसरे प्रकार का बीजांड, कौन सा, अर्धप्रतीप, जिसके अंदर बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज में स्थित होते हैं, और ये दोनों किसके समकोण पर स्थित हो जाते हैं, बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित हो जाते हैं। अब आप पर यहाँ देखते हैं कि निभाग, हमेशा ध्यान रखना, जो संरचना होती है वो इसके आधार पर मानी जाएगी। निभाग क्या होता है, नीचे का भाग होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी इसमें वक्रता के कारण निभाग कौन सी जगह पर आ गया, ऊपर की ओर। कहाँ पर आ गया, अभी ऊपर की ओर आ गया, ठीक है भाई। तो ये अपना निभाग भाग है। इसके अंदर निभाग कहाँ पर आ गया, क्षैतिज भाग में हो गया। वैसे निभाग जो होता है वो कौन सा भाग होता है, नीचे का भाग होता है बीजांड के, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है अपना चौथे प्रकार का बीजांड, जिसे हम कहते हैं वृक्क बीजांड। वृक्क बीजांड में को इंग्लिश में हम कहते हैं कैम्फाइलोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड में वृक्कता के कारण निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो निभाग भाग अपना वो बीजांड वृंत के कहाँ पर आ गया, समकोण के ऊपर। बीजांड वृंत के कहाँ पर आ गया, समकोण के ऊपर। मतलब जो बीजांड था अपना, उसके अंदर क्या हुई, वृक्कता उत्पन्न हुई, और इस वृक्कता के कारण जो निभाग भाग है वो बीजांड वृंत के कहाँ पर आ जाता है, समकोण पर आ जाता है। तो ये था अपना चौथे प्रकार का बीजांड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैम्फाइलोट्रोपस। और इसके अंदर एक घटना और होती है कि जो आप बीजांड काय देख रहे हो, कल हमने संरचना की बात की थी बीजांड की, तो एक संरचना और पड़ी थी। इसके अंदर जो अंदर का जो भाग है, ये इसके क्या कहते हैं हम, बीजांड काय, जिसके अंदर आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो बीजांड काय है, और इस बीजांड काय के अंदर हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसके अंदर अंड कोशिका स्थित होती है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के हो जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि बीजांड में क्या हुई, वृक्कता उत्पन्न हुई, और वृक्कता उत्पन्न होने के कारण जो बीजांड काय और जो अपना क्या है, भ्रूण कोश, ये क्या है अपना भ्रूण कोश, ये दोनों क्या हो जाते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के समान आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये था अपना चौथे प्रकार का बीजांड, वृक्क बीजांड। नेक्स्ट है अपना 5 नंबर अनुप्रस्थ, या इसे हम कहते हैं एम्फीट्रोपस। अनुप्रस्थ का मतलब आपको पता है कि भी जो बीजांड काय, बीजांड द्वार व निभाग, ये तीनों ही एक क्या होते हैं, क्षैतिज में होते हैं, और किसके समकोण पर आ जाते हैं, बीजांड वृंत के समकोण पर आ जाती है। देखिए अपना बीजांड द्वार, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना बीजांड काय, ठीक है, और नेक्स्ट अपना निभाग। ये तीनों ही क्या होते हैं, जो बीजांड वृंत है उसके समकोण पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के बीजांड को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड या एम्फीट्रोपस। इसके हम अगर एग्जाम्पल देखें तो ये कौन से है, एलिमेसी और ब्यूटोमेसी कुल के अंदर इस प्रकार का बीजांड क्या होता है, पाया जाता है। एलिमेसी व ब्यूटोमेसी जो कुल है, उनके पादपों के अंदर आपको इस प्रकार के बीजांड देखने को मिलता है। पीछे हमने देखा भी जो अर्धप्रतीप बीजांड या हेमिट्रोपस है, इसके एग्जाम्पल है रेननकुलेसी व प्रिमुलेसी। और नेक्स्ट है अपना वृक्क बीजांड, इसके एग्जाम्पल अपने क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट अपना लास्ट प्रकार का जो बीजांड है वो कौन सा है, कुंडलित बीजांड। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। कुंडलित बीजांड के अंदर क्या होता है कि जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। पीछे हमने प्रतीप बीजांड में क्या देखा है कि भी जो 180 डिग्री पर घूमा, तो जो बीजांड द्वार है वो किसके निकट आ गया, हाइलम के निकट आ गया। पर इसके अंदर जब ये 360 डिग्री पर घूमेगा तो घूमने से ये पूरा इसके अंदर क्या हो जाएगा, वापस घूमकर ऊपर की स्थिति में, मतलब सीधी स्थिति में आ जाएगा। आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसके अंदर, यहाँ पर ये क्या अपना बीजांड द्वार, ये अपना बीजांड का है, नीचे आ गया निभाग। पर इसके अंदर क्या होता है, अत्यधिक वक्रता होने के कारण, मतलब ये पूरा 360 डिग्री पर घूमने के कारण जो पूरा का पूरा जो बीजांड है वो बीजांड वृंत के द्वारा क्या हो जाता है, गिर जाता है। मतलब बीजांड वृंत के अंदर आकर क्या हो जाता है, ये घूम जाता है इस प्रकार से। ठीक है भाई, पूरा का पूरा ये क्या हो चुका है, घूम चुका है, और घूमने के बाद में अंदर की ओर क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता है आकर। तो ये था अपना नेक्स्ट कुंडलित बीजांड सर्सिनोट्रोपस। इसके अंदर जो बीजांड होता है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है।
तो इसके जो एग्जाम्पल है वो अपने है प्लम्बीजिनेसी व कैक्टेसी कुल के जो पादप होते हैं उसके अंदर इस प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे, जो बीजांड होता है उसके अंदर, बीजांड काय के अंदर जो मादा युग्मकोद्भिद या जो भ्रूण कोश है वो किस प्रकार से बनता है। ठीक है भाई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है भाई, गुरु बीजाणु जनन। अब इसके अंदर हम देखते हैं ये अपना हो गया बीजांड काय, डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। ये हो गए अपने बीजांड काय। बीजांड का हमने एक भाग लिया है बीजांड काय, जिसके अंदर आगे चलकर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसकी अगर आप पूरी संरचना बनाने चाहो तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। ठीक है भाई, ये बीजांड था अपना, तो उसका हमने भाग लिया है बीजांड काय। तो हम बात कर रहे थे गुरु बीजाणु जनन की। गुरु बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है अपना, बीजांड काय की कोई भी जो एक कोशिका होती है वो क्या करती है, प्रपसूक्तक कोशिका के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, या इसे प्रपसूक्तक कोशिका के रूप में कार्य करती है। और जो प्रपसूक्तक कोशिका होती है वो क्या करती है, आगे चलकर समसूत्र विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और नेक्स्ट है अपनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या इसे आप गुरु बीजाणु जन कोशिका भी कह सकते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाती है, गुरु बीजाणु बनाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पराग कोश के अंदर पढ़ा है, जब हमने मेल गैमेट का क्या किया था, निर्माण किया था, तो इसके अंदर हमने देखा कि एक से अधिक कोशिकाएं प्रपसूक्तक कोशिका के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और ये जो प्रपसूक्तक कोशिकाएं होती है इनके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती है, बाहर की ओर बनने वाली प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ बनने वाली बीजाणुजन कोशिका। और भित्ति कोशिका इसके अंदर परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। और जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो आगे चलकर, यहाँ पर ध्यान रखना, जो बीजाणुजन जो कोशिका होती है सबसे अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिका ये क्या करती है, पहले समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है। मतलब बहुत सारी क्या बनती है, बीजाणुजन कोशिकाएं। इनको हम क्या कहते थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इनको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और फिर क्या बनता था अपना, लघु बीजाणु। तो ये हमने पढ़ा था पीछे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद में, इसके अंदर प्राथमिक भित्ति कोशिका या तो अविभाजित रहेगी या विभाजन करके भित्तियों का निर्माण करेगी। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। पर जो गुरु बीजाणुजन कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करती। मतलब एक कोशिका थी तो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो गई,
प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी गुरु बीजाणुजन कोशिका। पर जो गुरु बीजाणुजन कोशिका ये समसूत्री विभाजन नहीं करके अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करती और ये डायरेक्ट गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में ये क्या करती है, यहाँ पर कार्य करती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करके फिर इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का इसके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। ये 4 इसके अंदर क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है भाई, क्या देखा हमने पीछे कि जो प्रपसूतक कोशिका है बीजांडकाय है। बीजांडकाय के अंदर पहले समान कोशिकाएं थी, इसके अंदर कोई एक कोशिका अपने आकार में क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है। आकार में वृद्धि करके प्रपसूतक कोशिका के रूप में क्या कार्य करती है, प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती है। और इसके अंदर विभाजन होता है समसूत्री, तो 2 प्रकार की कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन होती है, 2 प्रकार की कोशिका बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, द्विगुणित है, ध्यान में रखना। पर इसके अंदर गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है या जो गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन नहीं करती। जैसा कि हमने किसमें देखा, जब हमने लघु बीजाणुओं का निर्माण किया तो इसमें जो बीजाणुजन कोशिकाएं थी वो क्या कर रही थी, समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या में क्या कर रही थी, पहले वृद्धि। फिर ये जो लघु बीजाणुजन जो उत्तक है, मतलब जो आगे चलकर क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का। तो ये क्रिया किसके अंदर नहीं होती, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के अंदर नहीं होती। इसके अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो डायरेक्ट क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन और 4 गुरु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो चारों गुरु बीजाणु होंगे वो कौन सी अवस्था में होंगे, अगुणित अवस्था में। चारों ही क्या होंगे, अगुणित होंगे। ठीक है भाई। और यहाँ पर ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी ये क्या थी, यहाँ पर 2n थी, और जो लघु बीजाणु क्या थे, n थे, मतलब अगुणित थे। तो बस इतना जो फर्क होता है वो इन दोनों के अंदर होता है, लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप बना सकते हैं कि भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ऐसे हमने पीछे परिभाषा पढ़ी थी किसकी, लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किनका निर्माण होना, लघु बीजाणुओं का निर्माण होना, तो क्या कहलाता है, अपना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो इसके अंदर हम आगे देखते हैं और क्या क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि भी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन और 4 गुरु बीजाणुओं का इसके अंदर क्या हो गया, निर्माण हो गया। पर इन चारों गुरु बीजाणुओं के अंदर से सिर्फ एक गुरु बीजाणु ही क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। एक गुरु बीजाणु ही क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। बाकी के जो 3 जो गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं, अपघटित होकर ये जो गुरु बीजाणु होता है जो क्रियाशील होता है इसके पोषण में क्या आ जाते हैं, काम में आ जाते हैं। अब कौन सा गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तो इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये अपना था बीजांड का है, तो इसके अंदर एक गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। चारों के अंदर से जो निभागीय छोर वाला जो गुरु बीजाणु है, निभागीय छोर वाला, वो गुरु बीजाणु ही क्या रहता है, इसके अंदर क्रियाशील रहता है। बाकी जो बीजाणु द्वार की और ऊपर की तरफ के जो 3 जो गुरु बीजाणु थे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमने बीजांड की जब संरचना देखी तो इसके अंदर हम देखते हैं ये प्रकार की कंडीशन होती है। ठीक है भाई। नीचे का हिस्सा कौन सा होता है, अपना निभाग। तो निभागीय छोर मतलब नीचे की तरफ वाला जो गुरु बीजाणु है वो क्या रहता है, इसके अंदर क्रियाशील रहता है। बाकी 3 क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और अपघटित होकर जो सक्रिय गुरु बीजाणु है उसके पोषण में क्या आ जाते हैं, काम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो आगे चलकर क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कोशिका कहते हैं, जो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है या भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो अपने आकार में धीरे धीरे क्या करने लगता है, इसके अंदर वृद्धि करने लगता है। जो सक्रिय गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होती है, अपने आकार में वृद्धि करता है इस प्रकार से।
इसके अंदर अनेक रसदानियां जुड़कर इस प्रकार से क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। बीच में इसका क्या आ गया, केंद्रक गुरु बीजाणु का। अब इस केंद्रक के अंदर 3 क्या होते हैं, मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। 3 मुक्त केंद्रीय विभाजन किस प्रकार से होंगे, पहला जो विभाजन होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है, बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है, और एक केंद्रक कहाँ की ओर रह जाता है, निभाग की तरफ रह जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो था अपना पहला समसूत्री विभाजन। अब ये जो केंद्रक है वो कैसा है, अभी हमने पढ़ा है कि जो गुरु बीजाणु है वो अपना कैसा है, अगुणित है। अगुणित है तो इसका केंद्रक भी कैसा है, अगुणित है। तो अगुणित केंद्रक के अंदर इसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ध्यान में रखना, जो सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्रक होता है उसके अंदर कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और ये 2 केंद्रकों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक केंद्रक चला जाता है बीजांड द्वार की तरफ और एक आ जाता है निभाग की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था अपना प्रथम विभाजन। नेक्स्ट विभाजन के अंदर दोनों छोरों पर पहुंचने के बाद, दोनों छोर पर पहुंचने के बाद इसके अंदर एक विभाजन और होता है, जिससे यहाँ पर 2-2 केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो तीसरा विभाजन होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ कितने कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4-4। नेक्स्ट विभाजन में हम देखेंगे यहाँ पर कितने बन गए, 4, यहाँ पर कितने बन गए, 4 केंद्रक। ठीक है भाई। इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो गुरु बीजाणु है उसने पहले बीजांड काय के अंदर अपने क्या की, आकार में वृद्धि की। ये अपना बाहर की तरफ कौन हो गया, बीजांड काय हो गया। मतलब बीजांड काय का अधिकांश भाग कौन घेरने लगता है, भ्रूण कोष घेरने लगता है। तो इसे हम, जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है इससे हम भ्रूण कोष मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। भ्रूण कोष मात्र कोशिका, भ्रूण कोष को हम इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सेक। ये इसका इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखना, तो आगे कंफ्यूज नहीं होगे। इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो ये जो अपने आकार में वृद्धि करता है और बीजांड का एक अधिकांश भाग घेर लेता है, और इसके केंद्रक में जो विभाजन होता है, तो आप देखते हैं कि विभाजन के बाद इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। मतलब ये जो केंद्रक का जो विभाजन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, खाली कोशिका द्रव्य के अंदर ही हो रहा है। मतलब इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस की क्रिया हो रही है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। तो इसके अंदर इस प्रकार से क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। और अंत में दोनों जो छोर होते हैं, कौन सा, एक तो बीजांड द्वार, दूसरा निभागीय छोर की तरफ। निभागीय छोर की तरफ क्या हो जाते हैं, 4-4 केंद्रकों का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इन चारों केंद्रकों में से आगे हम देखेंगे कि भी जो एक एक केंद्रक है निभागीय छोर से, वह कहाँ से, बीजांड द्वार छोर से, एक एक केंद्रक सेंटर की तरफ, मतलब केंद्र की तरफ इसके अंदर क्या करता है, गमन करता है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो इस प्रकार से, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर कितने केंद्रक बच गए, 3 केंद्रक, और यहाँ पर कितने केंद्रक बच गए, 3 केंद्रक। और एक एक केंद्रक दोनों सिरों से कहाँ पर आ जाता है, सेंटर के अंदर, मतलब केंद्र के अंदर आ जाता है। ठीक है भाई। और केंद्र के अंदर आने के बाद में इसके अंदर क्या होने लगता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होने लगती है, और कोशिका भित्तियों का इसके अंदर क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है। तो हम देखेंगे बीच में कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद में अपने को ये कंडीशन दिखाई देगी इसके अंदर। ये था अपना साइटोकाइनेसिस हो गया इसके अंदर। और जो दोनों केंद्रक हैं इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि जो दोनों अगुणित जो केंद्रक सेंटर के अंदर आए थे वो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, और जुड़कर एक कोशिका का इसके अंदर क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ये जो इनके जुड़ने की जो घटना होती है वो कई पादपों में तो ऐसी होती है कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के दौरान ही ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। मतलब जब तक मेल गेमेट बीजांड के अंदर प्रवेश करता है तो वो तीनों ही इसके अंदर क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। हम आगे देखेंगे कि भी हमने पीछे 2
क्या किया था, नर युग्मकों का निर्माण किया था। दो नर युग्मकों में से जो नर युग्मक होता है वो तो मिलता है अंड कोशिका से, और जो बच गया जो एक जो नर युग्मक होता है वो मिलेगा इन दोनों केंद्रकों से। ठीक है भाई, ये दोनों जो केंद्रक है उनके संलयन होने की घटना के अंदर हम देखते हैं कि कई पादपों के अंदर तो ये पहले संयोजित हो जाते हैं, मतलब निषेचन से पहले, और कई पादपों में निषेचन के दौरान ही क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इससे पहले ये दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और एक ही कोशिका के अंदर स्थित होते हैं। और मान लीजिए हम ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए, और जुड़कर एक केंद्रक का इसने यहाँ पर क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब हम देखेंगे जो अपना भ्रूण कोश बन चुका है, ये अपना क्या बन चुका है, भ्रूण कोश। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अपना निभागीय छोर होता है, मतलब निभाग की तरफ, बीजांड की जब हमने संरचना देखी तो उसका जो निभाग भाग था उसकी तरफ तो किसका निर्माण होता है, प्रतिमुखी कोशिकाओं का। ये जो निभागीय तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। 3 कोशिकाओं का केस में क्या होता है, निर्माण होता है। और जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं 3 बनी है इसे हम कहते हैं अंड समुच्चय। इसे हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। ठीक है भाई, अंड समुच्चय। और इसके अंदर जो बीच की जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंड कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं, जो फीमेल गेमेट कहलाती है इसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और इस अंड कोशिका के दोनों तरफ जो आप जो 2 कोशिकाएं देख रहे हैं, साइड में जो दोनों कोशिकाएं स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका। तो ये यहां पर अपना बन चुका है भ्रूण कोश। कौन बन चुका है अभी, भ्रूण कोश का, या इसे हम भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसके अंदर मादा युग्मक क्या होता है, उपस्थित होता है। मादा युग्मक कौन उपस्थित होगा, अंड कोशिका। एक बार दोबारा से हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम देखते हैं बीजांड के अंदर कौन स्थित होता है, बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर कोई भी एक कोशिका प्रपसूतक या प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती है और 2 कोशिकाओं में डिवाइड होती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। प्राथमिक द्वितीय कोशिका या तो विभाजित होती है या नहीं होती है, और जो गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है वो डायरेक्ट गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करके सीधे ही अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से जो 3 जो बीजांड द्वार छोर की तरफ के जो गुरु बीजाणु थे वो तो ऊपर के 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए, और बचा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। तो वो कौन सी तरफ बचता है, निभागीय छोर की तरफ बचता है। और ये जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है वो बीजांड काय के अंदर क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, और बीजांड काय के अधिकांश भाग को क्या कर लेता है, घेर लेता है। फिर इस गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु के जो केंद्रक है उसके अंदर 3 मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। 3 मुक्त केंद्र के विभाजन के अंदर इसके अंदर दोनों छोरों पर 4-4 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जो चारों जो केंद्रक होते हैं आप देखते हैं अगुणित होते हैं, ध्यान में रखना। चारों अगुणित केंद्रकों का क्या पर क्या होता है, निर्माण होता है। और इन चारों केंद्रकों में से दोनों सिरों से एक एक केंद्रक कहाँ की तरफ गमन करता है, केंद्र की तरफ या सेंटर की तरफ इसके अंदर क्या करता है, गमन करता है। और गमन करने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में आपका जो भ्रूण कोश है वो क्या हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। और भ्रूण कोश की अगर आप संरचना देखते हो तो इसके अंदर आपका जो निभाग छोर की तरफ की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी कोशिकाएं कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो बीजांड द्वार छोर की तरफ जो 3 कोशिकाएं दिखाई देती है इसे हम सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय के अंदर 3 कोशिकाएं स्थित होती है। जो सेंटर की जो बीच की जो कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और जो इसके दोनों तरफ जो कोशिकाएं स्थित होती है उसे हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो ये आपका बीजांड काय के अंदर क्या बन चुका है, भ्रूण कोश बन चुका है। अब इस भ्रूण कोश को हम देखते हैं बीजांड के अंदर की भी, जब पूरे एक बीजांड की हम संरचना देखते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब जो नोट्स तैयार करें तो ये डायग्राम उसके अंदर बना लीजिए। ये थी अपनी भ्रूण कोश निर्माण की क्रिया या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की क्रिया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक पूर्ण बीजांड की संरचना।
ठीक है भाई। तो ये अपना कौन से प्रकार का बीजांड है? प्रतीप प्रकार का बीजांड है। कौन से प्रकार का है? प्रतीप। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो प्रतीप प्रकार का जो बीजांड है वो 82% जो आवर्तबीजी पादपों की जो फैमिली है उनके पादपों के अंदर इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो हम इसी प्रकार के बीजांड का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा ये था अपना बीजांड का है। ये बीजांड का है के अंदर किसका निर्माण हो चुका था? भ्रूण कोश का। इसके अंदर हम देखते हैं कौन बन चुका अपना भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक अपना इसके अंदर क्या हो चुका है? निर्मित हो चुका है। और निर्मित होने के बाद में आपको इस प्रकार की इसके अंदर क्या दिखाई देती है? संरचनाएं दिखाई देती है। ये अपनी बन गई 3 कोशिकाएं। ये है अपने प्रतीप प्रकार का बीजांड। अब ध्यान में रखना भी, हमने ये बनाया प्रतीप बीजांड, तो इसके अंदर निभाग है वो कहाँ की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ध्यान में रखना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, कहाँ की ओर होगा? निभाग ऊपर की तरफ होगा। और ये अपना जो छोर है वो कौन सा है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर हमने पीछे तो इस प्रकार का डायग्राम बनाया है कि भाई इसके अंदर ऊपर की तरफ ये अपने कौन सी कोशिकाएं दिखा दी? बीजांड द्वार को ऊपर की तरफ दिखा दिया और निभाग भाग को हम नीचे लेकर चल रहे थे पीछे। इसके अंदर क्या होता है? जो बीजांड प्रतीप बीजांड, इसके अंदर ये इतनी सी बात है कि ये जो भाग है वो घूम जाता है और घूमने के कारण जो निभाग है वो कहाँ की ओर आपको दिखाई देता है? ऊपर की तरफ। और निभाग की ओर जो हमने जो कोशिकाएं स्थित थी उनकी बात की थी, वो कौन सी कोशिकाएं थी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर जो आपको जो कोशिकाएं, ये जो 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर क्या कहलाएगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाएगी। ठीक है भाई, ध्यान में रखना ये बात। तो ये अपना क्या है? प्रतीप बीजांड के अंदर इसको हम दर्शा रहे हैं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ आएगी? ऊपर की तरफ। अगर आप ऋजु बीजांड की बात करोगे तो ऋजु बीजांड में हमें पता है बीजांड द्वार सीधा होता है तो कहाँ की ओर? ऊपर स्थित होता है, और जो निभाग है वो नीचे की तरफ स्थित होता है। और इसके अंदर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं वो कहाँ जाएंगी? ऊपर। और जाहिर सी बात है बीजांड द्वार नीचे की तरफ है, तो बीजांड द्वार की तरफ जो 3 जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है? अपना अंड समुच्चय। और इसके अंदर 3 कोशिकाएं होती है। पहली जो केंद्र की जो कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंड कोशिका। ठीक है भाई, फीमेल गैमेट। और नेक्स्ट जो अपनी जो कोशिकाएं होती है 2, ये दोनों कोशिकाएं क्या होती है? अपनी सहायक कोशिकाएं। ये दोनों यहाँ पर कर लीजिए इसको, ये दोनों जो कोशिकाएं होंगी वो अपनी क्या होंगी? सहायक कोशिका। और ऊपर की तरफ वाली होगी अंड कोशिका। बीच वाली कौन सी होगी? अपनी अंड कोशिका। और इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। ठीक है भाई। अब बात करते हैं पूर्ण बीजांड की। अगर आपको एग्जाम के अंदर संरचना पूछते हैं तो इसके अंदर ये अपने जो सेंटर में जो कोशिका है वो कौन सी हो गई? इसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका। ठीक है भाई। तो मतलब इसका निर्माण किस प्रकार से होगा कि दोनों ध्रुवों से जो केंद्र का वो सेंटर में आकर क्या हो गए? फ्यूज हो गए। इसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। इसका एक नाम और है भ्रूणपोष। भ्रूणकोश। अब ये कोश नहीं है, ये पोष है, पोषण वाला। तो भ्रूणपोष मात्र कोशिका भी कहते हैं। इसका हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये भ्रूणपोष का निर्माण किस प्रकार से करती है। तो इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष मात्र कोशिका भी इसे हम कहते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये जो तीनों कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? अगुणित होती है। ये क्या होती है? अगुणित होती है। ध्रुवीय कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है। ध्रुवीय कोशिका द्विगुणित कैसे होती है? क्योंकि हमने देखा है कि दोनों जो सिरों के जो अगुणित केंद्रक है वो सेंटर में आकर क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। और जुड़ने से ये जो कोशिका बनेगी वो कैसी हो जाएगी? फिर द्विगुणित हो जाएगी। मतलब इसका निर्माण 2 अगुणित केंद्रकों के मिलने से हुआ है। तो जो ध्रुवीय कोशिका वो क्या होती है? अपनी द्विगुणित होती है।
अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिका, दोनों सहायक कोशिका व अंड कोशिका, ये दोनों क्या होती है, अगुणित होती है। ये भी अगुणित होती है और ये भी अगुणित होती है। ठीक है भाई, ये था अपना बीजांड व्रंत। ठीक है, नेक्स्ट बीजांड द्वार, और ये थे अपने अध्यावरण। ये था अपना बाह्य अध्यावरण जो बीजांड काय को घेरे रहते हैं। ये था अपना अंत अध्यावरण। ठीक है, अंदर की तरफ जो बचा हुआ जो शेष भाग है, क्योंकि अधिकांश भाग तो किसने घेर लिया है, भ्रूण कोश ने, तो एक जो बीजांड काय है वो एक परत के रूप में क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ये हो गया अपना बीजांड काय। और बीजांड काय अंदर आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, अपना पूरा का पूरा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है भाई, जिसके अंदर क्या बनती है, अपनी अंड कोशिका बनती है। अब भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर को हम बात करें तो भ्रूण कोश की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। भ्रूण कोश अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहे तो आपको इसके अंदर कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 व 7। तो इसके अंदर कितनी कोशिकाएं होगी, 7 कोशिकीय। भ्रूण कोश कैसा होता है अपना, 7 कोशिकीय। 7 कोशिकीय हो गया, और 7 कोशिकाओं के अंदर कितने केंद्रक हो गए भी, 8 केंद्रकीय है। 1 2 3, अगर यहाँ पर अगर फ्यूज होने की बात नहीं करें तो ये क्या हो गए, 5 6 7 व 8। तो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय क्या होता है, अपना भ्रूण कोश होता है। और इसके जो व्यवस्था होती है, इसकी जो व्यवस्था होती है आप लिख सकते हैं 3 + 2 + 3। ठीक है भाई, 3 3 6, मतलब 3 केंद्रक कहाँ पर स्थित है, ऊपर की तरफ। बीच में कितने केंद्रक स्थित है, 2 केंद्रक। और जो नीचे की तरफ है वो कितने केंद्रक है, 3 केंद्रक स्थित है। अगर कोशिकाओं के रूप में लिखना चाहें तो 3 + 1 + 3 के रूप में क्या होती है, कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये था अपना भ्रूण कोश। और जो भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है वो होता है पॉलीगोनम प्रकार का। पॉलीगोनम मतलब भ्रूण कोश के बनने की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, पॉलीगोनम टाइप। ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, भ्रूण कोश के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलीगोनम। मतलब इसे हम कहते हैं एक बीजाणविक परिवर्धन। भ्रूण कोश परिवर्धन मतलब इस जो भ्रूण कोश है इसका निर्माण सिर्फ एक सक्रिय बीजाणु के द्वारा होता है। हमने पीछे देखा है कि 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और जो एक गुरु बीजाणु होता है वो इसका क्या करता है, परिवर्धन करता है। तो इसका जो परिवर्धन होता है वो एक बीजाणु के द्वारा होता है, एक गुरु बीजाणु के द्वारा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन। ठीक है भाई, तो अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके अंदर जो परिवर्धन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, भ्रूण कोश का पॉलीगोनम प्रकार का होता है। ये थी अपने गुरु बीजाणु जनन के द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो आज ये अपना चैप्टर यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर हमने बात की थी मेल गेमिट के निर्माण की और फीमेल गेमिट के निर्माण की, किस प्रकार से ये क्रिया होती है। और आपको इस जो लेसन है इसके नोट्स आपको दे दिए गए हैं, तो आप बुक के अंदर से जो PDF है उसके अंदर से देखकर अपने कॉपी के अंदर जो नोट्स बनाइए। और अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि जो मेल गेमिट है वो फीमेल गेमिट तक किस प्रकार से क्या होता है, स्थानांतरित होता है, इनके निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।